इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 2 जून से NHM के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, जो कि 13 जून तक आयोजित होंगे। इस बीच आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम आयोजित हुआ था NHM का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का एग्ज़ाम, तो उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर NHM के जिस तरह से एग्ज़ाम आयोजित हो रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम आयोजित हो रहे हैं, वैसे वैसे पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रहा है। और पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। आपको डेली जैसे जैसे पेपर आयोजित किए जा रहे हैं, वैसे वैसे पेपर का एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए फिर ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर हुआ था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का, तो उसमें सबसे पहले हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में बात करूंगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक है, जो हिंदी हुआ, कंप्यूटर हुआ, जीके हुआ, जो कॉमन सब्जेक्ट है, इनमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। हिंदी में देखो, आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन विलोम शब्द से पूछा गया, और हिंदी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि विलोम शब्द हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, वाक्यांश के लिए शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द, संधि हुई, समास हुई, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है। आपके पास ऑप्शन है स्थावर, सात्विक, विगत, सरल। तो जंगम का जो विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड है वो होता है स्थावर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिभाषिक हिंदी अर्थ पूछा गया है एजेंडा का, कि एजेंडा का अर्थ क्या होता है। कार्यसूची, आवंटन, मामला, करार। तो एजेंडा का पारिभाषिक हिंदी अर्थ होता है वो है आपके कार्यसूची, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है मुहावरा का पूछा गया है, सुमिलित करना है आपको। एक साइड आपको मुहावरे दे रखे हैं, दूसरी साइड उनके अर्थ दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके दे रखा है रंग जमाना। रंग जमाना के मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमाना। फिर है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन काम करना। हाथ फैलाना। हाथ फैलाना यानी कि याचना करना। इसके बाद आपका दे रखा है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाने का अर्थ होता है डर जाना, यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो सुमिलित वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आप अपना समय भी बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला चेक करना है। जैसे कि मैंने देखा है कि रंग जमाने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, धाक जमाना, यानी कि पहले का चौथा। जब मैं ऑप्शन में देखूंगा पहले का चौथा ऑप्शन नंबर बी के अलावा मुझे किसी में देखने को नहीं मिल रहा है, तो आगे पेपर के जो आगे ऑप्शन है वो चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट बी पे टिक कर सकते हैं। और जब आपके रिपीट हो जाते हैं, यानी कि पहले का चौथा आपके दो ऑप्शन में आ रहा है, तब फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर आना है कि दूसरा है वो किससे सुमिलित हो रहा है। इस तरह से आप अपना समय भी एग्जाम में बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हिंदी में अशुद्ध शब्द का पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, या तो शुद्ध शब्द का, अशुद्ध शब्द का पूछ रहा है, या अशुद्ध वाक्य का पूछ रहा है। किसी पेपर में अशुद्ध वाक्य का पूछ रहे हैं तो किसी पेपर में अशुद्ध शब्द का पूछ रहे हैं। यानी कि ये टॉपिक है जो हिंदी के, क्योंकि हिंदी में 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो सभी जो मेन मेन टॉपिक है उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है विजयी, नई, मिठाई, लड़ाई। तो इसमें लड़ाई, नई और विजय ये तो शुद्ध रूप है, लेकिन मिठाई का जो यहाँ दे रखा है यह अशुद्ध रूप है। तो मिठाई का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, मिठाई का शुद्ध रूप लास्ट में इन्होंने यह लिखा, वहाँ के यह की जगह बड़ी ई की मात्रा आएगी। इस तरह से मिठाई लिखा हुआ शुद्ध रूप होता है, इसलिए आपका अशुद्ध रूप हो गया मिठाई, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उपसर्ग से पूछा गया है कि किस समूह के सभी शब्द निर उपसर्ग से बने हुए। उपसर्ग, अब किसी भी शब्द के जो आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आप क्या एक एक वर्ड देखोगे तो उसमें आपको उच्चारण से पता चल जाएगा कि इसमें निर उपसर्ग है या नहीं है। किस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं निर्जन, तो इसमें निर उपसर्ग आ रहा है, निर का उच्चारण आ रहा है। निवास में निर का उच्चारण नहीं आ रहा है तो इसमें निर उपसर्ग नहीं है। नियोग में भी नहीं है। फिर निर्दोष में निर उपसर्ग है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें चार के चारों में निर उपसर्ग होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है निरादर में निर का उच्चारण आ रहा है, निर उपसर्ग है। निर्जन में निर का उच्चारण आ रहा है, निर उपसर्ग है। निर्यात में निर का उच्चारण आ रहा है, निर उपसर्ग है।
निर्दोष में भी निर का उच्चारण आ रहा है, निर उपसर्ग है। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे निस्तेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर निर उपसर्ग नहीं है, निर्भय में है, फिर निवारण में निर का उच्चारण नहीं आ रहा है तो उसमें निर उपसर्ग नहीं है, निष्कपट में भी निर का उच्चारण नहीं आ रहा है तो उसमें भी आपका निर उपसर्ग नहीं है, फिर नियम में भी निर का उच्चारण नहीं आ रहा तो निर उपसर्ग नहीं है, निश्चल में भी निर का उच्चारण नहीं आ रहा तो निर उपसर्ग नहीं है, निरपराध में आपका निर का उच्चारण आ रहा है, निस्तेज में भी आप देख सकते हैं निर का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसलिए आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 4 शब्द दे रखे, चारों के चारों में आपका निर उपसर्ग आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के पेपर के एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ समानार्थी शब्दों से आपको मिलान करना है कि उसके अर्थ के समान कौन से हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले पूछा गया है तर्कस, तो तर्कस को हम तुणीर भी कहते हैं, निशंग भी कहते हैं और उपासंग भी कहते हैं। इसके बाद तटस्थ यानी किनारा, या फिर उसको उदासीन भी कहते हैं, निरपेक्ष भी कहते हैं, निष्पक्ष भी कहते हैं। फिर आता है दास, दास यानी किंकर, परिचारक या भृत्य। देह का अर्थ आता है वपु, घट, खात, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय निकाय अस्पतालों को मान्यता प्रदान करता है, यानी कि भारत का कौन सा निकाय है जो अस्पताल होते हैं उन्हें मान्यता देता है। आपके पास ऑप्शन है अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NABH, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, या भारतीय चिकित्सा परिषद IMC, या संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आयोग JCI। तो मैं आपको बता देता हूं, जो अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है NABH, ये भारतीय निकाय है जो कि अस्पतालों को मान्यता प्रदान करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सहभागी प्रबंधन का मतलब क्या है। आपके पास ऑप्शन है महत्वपूर्ण निर्णयों में अधीनस्थों की भागीदारी, संगठनात्मक मामलों में बाहरी लोगों का भाग लेना, शेयरधारकों या मालिकों द्वारा निर्णय लेना, बॉस द्वारा निर्णय लेना। तो सहभागी प्रबंधन का मतलब है महत्वपूर्ण निर्णयों में अधीनस्थों की भागीदारी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज के पेपर में भी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो टॉपिक रिवाइज बताए थे, बार बार रिपीट हो रहे, उन्हीं टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि पॉलिटी में आपके मैंने कहा, या तो हर शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक से, किसी में मुख्यमंत्री से पूछ रहे, किसी में विधानसभा से पूछ रहे, किसी में राज्यपाल से पूछ रहे, किसी में हाईकोर्ट से पूछ रहे हैं राजस्थान की पॉलिटी। तो इस बार आपके विधानसभा से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक इसी तरह जैसे हिंदी में मैंने आपको जो बताया उसी टॉपिक से बार बार वापस क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें जीके की, कांग्रेस अधिवेशन वाला जो टॉपिक है उसको मैंने आपको कहा है बार बार उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है। ऐसे तो जीके बहुत बड़ी है और यहाँ 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो कॉमन चीज़ से बार बार टॉपिक से आ रहे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करंट अफेयर भी बाकी मैं बात करूँ तो मैंने जैसे कहा आपको दोपहर में कि करंट अफेयर के क्वेश्चन अब पिछले 2 पेपरों से आने शुरू हो चुके हैं। तो आज के पेपर में भी 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं और एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे माना जाता है। हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो, पीटर डुकर, FW टेलर। तो FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता माना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रबंधन विचारक ने MBO की अवधारणा का आविष्कार किया है। डगलस मैकग्रेगर, पीटर डुकर, हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पीटर डरकर ने MBO की अवधारणा का आविष्कार किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल विभाजन। अब आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन से टॉपिक आ गया है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया। 1909, 1905, 1911, 1908। तो बंगाल विभाजन को जो ब्रिटिश सरकार ने 1911 में रद्द किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बंगाल विभाजन कब हुआ ये नहीं पूछा गया, रद्द कब किया है ब्रिटिश सरकार ने ये पूछा गया, इसलिए इसका उत्तर 1911 होगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस देशी रियासत में झंडा आंदोलन हुआ। मारवाड़, कोटा, बीकानेर, मेवाड़।
तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशी रियासत कोटा में झंडा आंदोलन हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और इन्हें ये जानकारी ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पेपर में आप सभी को मालूम है इस बार 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आपके पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, आगे जिनका भी एग्जाम है वो ध्यान जरूर दें, पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। 150 क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप पांचवा ऑप्शन जो अनुत्तरित प्रश्न वाला ऑप्शन है वो ओमर शीट में आपके पास पांचवा ऑप्शन होगा, उसमें आपको गोला भर देना है। इससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा और आपने क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया, यानी कि इसमें 5 में से एक भी गोला नहीं भरा है, और ऐसे अगर आपके 10% से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर के, यानी कि 150 के 10% होते हैं 15, यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है, तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 15 से कम अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है आप खाली ना छोड़े, उसमें आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मालूम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 ईस्वी में किस सभा की स्थापना की है? संत सभा, भगत सभा, भगत पंथ, एक ही आंदोलन? तो संत सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने की थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसकी स्थापना क्यों की है? इसकी स्थापना करने का उद्देश्य भीलों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गिर वन जो कि राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, तिब्बती जंगली गधे, लाल पांडा, भारतीय बाघ? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा का भांगड़ा ये किस झील क्षेत्र में स्थित है? राजसमंद, कोलायत, बालसमंद, जयसमंद? तो बाबा का भांगड़ा जयसमंद झील में स्थित है और जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? उदयपुर जिले में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास में 2022 में स्थान सबसे ऊंचा व किस देश का स्थान सबसे नीचे था? मानव विकास सूचकांक 2022 की बात की जा रही है। जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 देश, भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसमें सबसे ऊंची रैंक किस देश की थी और सबसे नीची रैंक है वो किस देश की थी? तो उसके लिए आपको चारों देशों की रैंक पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मानव विकास सूचकांक 2022 की बात करें तो इसमें भारत की जो रैंक थी वो आपकी थी 134वीं, भूटान की रैंक थी वो थी 125वीं, पाकिस्तान की जो रैंक थी वो थी 168वीं और श्रीलंका की जो रैंक थी वो थी 78वीं। तो अब आपको रैंक पता चल गया तो आप पता कर सकते हैं सबसे ऊंचा जो स्थान रहा है वो रहा है श्रीलंका का। श्रीलंका की रैंक थी 78 और सबसे नीचे स्थान रहा है वो रहा है पाकिस्तान का, यानी कि 168वीं रैंक। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्वेश्चन में सबसे ऊंचा पहले लिखा हुआ है और किस देश का स्थान सबसे नीचे बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब श्रीलंका और पाकिस्तान जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे हमें उतने ही अधिक मोटिवेट मिलेगा, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह पेपर एनालिसिस लेके आएंगे। क्योंकि अभी और भी NHM के एग्जाम आयोजित होने हैं तो उनके भी पेपर जिस तरह से आयोजित होते रहेंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आंसर मिलते रहेंगे, एनालिसिस मिलता रहेगा। और PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अनुसूची से पूछा है, यानी कि इतने दिन जो अधीनस्थ बोर्ड है वो अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा करती थी पॉलिटी में, संविधान से, लेकिन अब इन्होंने जो क्वेश्चन है वो शुरू किए हैं अनुसूची से। क्वेश्चन आपके सामने है कि दूसरी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों को शामिल किया गया? आपको मालूम है भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें किसके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक तथा भारत के महान्यायवादी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा पहला, यानी कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को शामिल किया जाता है, राज्यपाल के वेतन भत्तों को शामिल किया जाता है, प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, इनके वेतन भत्तों को शामिल किया जाता है, लेकिन भारत के महान्यायवादी के नहीं किया जाता। यानी कि ए बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके अलावा यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अलावा भी संसद या राज्य विधानमंडल के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके भी वेतन भत्तों को शामिल किया जाता है। और इसके अलावा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनके भी वेतन और भत्तों को शामिल किया गया है दूसरी अनुसूची के तहत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 1985 में राजस्थान विधानसभा में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये देख सकते हैं आप, पॉलिटी से मैंने आपको पहले ही कहा था, जो राजस्थान की पॉलिटी है वहाँ से या तो मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आ रहा है किसी शिफ्ट में, तो किसी शिफ्ट में विधानसभा से क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहा है। तो आज की जो शिफ्ट थी उसमें विधानसभा से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि जुलाई 1985 में राजस्थान विधानसभा में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? आपके पास ऑप्शन है जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खान, भैरव सिंह शेखावत। तो जुलाई 1985 में राजस्थान विधानसभा में हरिदेव जोशी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुपोषित, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया आपके सामने। ये दोनों करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है कि सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कब शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है दिसंबर 2024, फरवरी 2025, मार्च 2025, जनवरी 2025। तो सुपोषित मां अभियान का जो तीसरा चरण है वो अभी हाल ही में फरवरी 2025 में शुरू किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक और क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि राजस्थान के किस जिले ने हाल ही में रोजगार दक्षता के लिए माई नरेगा ऐप पेश किया है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले ने हाल ही में रोजगार दक्षता के लिए माई नरेगा ऐप पेश किया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनता है। तो आज की शिफ्ट में ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष में किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पथ का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त पद को क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमा, प्रक्षेपवक्र, कक्षा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा परिक्रमा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि परिक्रमा का अर्थ ये होता है कि अंतरिक्ष में कोई वस्तु है, कोई दूसरी वस्तु उस वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इस पथ का जो वर्णन है वो कहते हैं परिक्रमा कर रहा है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तंत्रिका तंत्र बना होता है हृदय, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं से, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा हृदय से, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं से, मस्तिष्क, हृदय तथा तंत्रिकाओं से। तो तंत्रिका तंत्र है वो आपके मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं से बना होता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है? देखो प्रत्यय टॉपिक से भी क्वेश्चन आ चुका है। लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। आपके पास ऑप्शन है बड़ी, डाई, आई, आई। तो लड़ाई में आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यानी कि आई प्रत्यय है वो लगता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे जैसे एनएचएम के एग्जाम आयोजित होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर उन पेपर का एनालिसिस देखने को मिलेगा और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य क्या है? 75 वर्ष, 80 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक जीवन प्रत्याशा का जो लक्ष्य है वो है आपका 70 वर्ष, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फोड़ा शब्द का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है भागों का असामान्य तरीके से जुड़ना, गर्भाधान का उत्पाद, गुहा में मवाद का स्थानीयकृत संग्रह या सूजन।
तो गुहा में मवाद का स्थानीयकृत संग्रह है, उसे फोड़ा कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का टॉपिक से क्वेश्चन है कि ईपीरोम को किसके संपर्क से मिटाया जाता है? सरूपण, पराबैंगनी प्रकाश, चुंबक, विद्युत आवेश। तो ईपीरोम को पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश से मिटाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैलवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर और ग्राहकों को प्रायोजित वेब पेजों पर रीडायरेक्ट करके राजस्व उत्पन्न करने के लिए बनाया गया हो, उसे कहते हैं रैनसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन। तो मैलवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर ग्राहकों को प्रायोजित वेब पेजों पर रीडायरेक्ट करके राजस्व उत्पन्न करने के लिए बनाया गया हो, उसे कहते हैं एडवेयर। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है। डेटा कैप्चरिंग निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा किया जाता है? यानी कि डेटा को कैप्चर करना। आपके पास ऑप्शन है बारकोड रीडर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। अब आपको मालूम है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर से तो हम कुछ चीज़ कैप्चर करते नहीं हैं, डेटा को कैप्चरिंग हम बारकोड रीडर से ज़रूर करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से तो सिर्फ हम बारकोड रीडर ही है जिससे डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है स्लाइड्स के क्रम को व्यवस्थित करना, स्लाइड्स पर फॉर्मेटिंग लागू करना, हाइपरलिंक जोड़ना, प्रस्तुति देना। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का जो उद्देश्य है वो है स्लाइड्स के क्रम को व्यवस्थित करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित दस्तावेज या छवि को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, फर्मवेयर कॉपी, प्रिंट आउट कॉपी, हार्ड कॉपी। तो अब हार्ड कॉपी तो जो हमारे हाथों से हम जिसे छू सकते हैं उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में जो दस्तावेज या छवि होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PERT की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है प्रोग्राम एनहांसमेंट एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम एवल्यूएशन एंड रिसर्च टेक्निक, प्रोग्राम एवल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोसेस एवल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो PERT की जो फुल फॉर्म है वो है आपके प्रोग्राम एवल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSS की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है डायरेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सिनेरियो सिस्टम, डेल्फी सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो DSS की फुल फॉर्म है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मलेरिया बीमारी में निम्न में से कौन से अंग का आकार है वो बढ़ जाता है? यानी कि किसी को अगर मलेरिया होता है तो उनके शरीर के कौन से अंग का आकार बढ़ जाता है? अग्नाशय, तिल्ली, आमाशय, यकृत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया बीमारी में तिल्ली का आकार बढ़ जाते हैं। तिल्ली जिसे हम प्लिया भी कहते हैं, उसका आकार है वो बढ़ जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना। अब आपको मैंने एक पेपर एनालिसिस करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन इस रूप में पूछा गया था कि JSY की फुल फॉर्म क्या है, और आपके पास ऑप्शन था जननी सुरक्षा योजना। अब आज की शिफ्ट में यही क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया कि जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 10 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005, 15 अप्रैल 2005, 7 अप्रैल 2005। तो जननी सुरक्षा योजना है ये आपके 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मैलवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यानी कि मैलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो वो किस प्रकार का है? हानिकारक, मैनुअल, मुख्यधारा, खराबी वाला। तो मैलवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो हानिकारक सॉफ्टवेयर है।
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MICR। हो सकता है आगे शिफ्ट में आपको MICR की फुल फॉर्म पूछ ले, या MICR में सी का अर्थ क्या हुआ, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो MICR है, इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है टैक्स संपादन में, सामान्य दस्तावेज स्कैनिंग में, बैंक चेक प्रोसेसिंग में, वर्ड प्रोसेसिंग में। तो MICR का उपयोग चेक में किया जाता है, यानी कि बैंकों में जो चेक होते हैं उनके प्रोसेसिंग में MICR का उपयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बैंक चेक प्रोसेसिंग, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था इन टॉपिक से कौन से टॉपिक है जीके के, कौन से हिंदी के टॉपिक है, कौन से कंप्यूटर के टॉपिक है जो बार बार हर शिफ्ट में आ रहे हैं, उस पर मैं अलग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे भी जैसे जैसे NHM के एग्जाम आयोजित होते रहेंगे उनके पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि PDF आपको वहीं पर देखने को मिलेगी।